देश के 7 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या अब एनडीए की सरकार गिर जाएगी और चंद्रबाबू नायडू भी उन 7 मुख्यमंत्रियों के चक्र में फंस चुके हैं? आखिर वो करें तो करें क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। एक तो देश में वक्फ बिल को लेकर मुद्दा चरम पर है और ऐसे में चारों तरफ उसी की चर्चा है। पक्ष विपक्ष के वोट, बिल पेश हुआ जिसमें तमाम पार्टियां तो अपने आप में सेकुलर बन गई और विपक्ष की पार्टियां ज्यादातर अपने ही स्टैंड पर रही। सबने अपने अपनी बातें रखी गई। लेकिन इसी बीच एक और खबर थी। खबर थोड़ी सी पुरानी थी लेकिन आज से बड़ी महत्वपूर्ण संबंध रखती है और उसी के आधार पर उस खबर को समझना चाहिए। एक तो ये कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर उत्तर भारत के वोट ही उसको मिल जाएंगे तो वो अपने आप में ही जीत जाएगी, यानी कि साउथ के वोट की उसको जरूरत ही नहीं। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, अगर इन राज्यों की सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए तो बीजेपी बड़ी आसानी से जीत सकती है। तो क्या इसीलिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है? क्या इसीलिए वक्फ बिल को लेकर इतना पूरी मशक्कत चल रही है? और इसको दो संदर्भ में हम समझेंगे। सबसे पहले तो यह कि याद कीजिएगा कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों के परिसीमन की बात चल रही थी, यानी कि वो सीटें बढ़ेंगी और बढ़कर भी ऐसा नहीं कि 2 या 4 बढ़ जाएंगी। 543 सीटें हैं और बढ़कर 845 या 848 सीटों के आसपास हो जाएंगी। अब इसी को लेकर साउथ की जो पार्टियां हैं उन्होंने आपत्ति जताई। 7 मार्च को एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं। सबसे ज्यादा तो वो साउथ के ही मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु के तो वो खुद है ही। और साथ ही साथ वो देश के उन राज्यों के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखते हैं जो राज्य छोटे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आइए भैया बैठक में, जेएसी की बैठक में आइए और इस पर चर्चा करते हैं, एक नया रास्ता निकालते हैं। 22 मार्च को यह बैठक भी हुई और इस बैठक में लगभग सभी लोग शामिल हुए, सारे मुख्यमंत्री, बस एक ममता बनर्जी को छोड़कर। ममता बनर्जी ने अपने काम का हवाला दिया और वो बैठक में नहीं पहुंची। लेकिन उस बैठक में जो जो बातें हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो उस बैठक में जो जो पहुंचे, पहले उसको समझिए। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे लेकिन उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पहुंचे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश से नहीं पहुंचे चंद्रबाबू नायडू और ना ही पवन कल्याण की तरफ से किसी नेता को भेजा गया, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह बोला कि आप अपनी तरफ से किसी नेता को भेज सकते हैं जो जेएसी की बैठक में आकर कार्य करे और एक नया रास्ता खोजे। अब इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था वो समझिए। पुडुचेरी के एन रंगास्वामी, ओडिशा के मोहन चरण मांझी, बीजेपी की सरकार है तो वो नहीं आए, लेकिन उनकी जगह बीजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पहुंचे। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी बात यह कि चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में भी नहीं पहुंचते हैं और चंद्रबाबू नायडू से एमके स्टालिन ने यह पूछ लिया कि अब आप सीधा सीधा ये बताइए आप किसके साथ हैं? क्या आप साउथ के साथ हैं, साउथ के लोगों के साथ हैं, या बीजेपी के साथ आप खड़े हैं? परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर होगा तो आप क्या करेंगे? फिर तो आपके प्रदेश की भी जो सीटें हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में भी, और अगर परिसीमन होता है तो 28 होंगी। तो इसमें आपको भी फायदा नहीं मिल रहा, आपके प्रदेश की जनता को भी फायदा नहीं मिल रहा, तो आप कैसे करेंगे? तो इस तरह से स्टालिन ने चंद्रबाबू नायडू की गर्दन पकड़ ली। अब इस पर वो क्या करेंगे ये भी देखना। अब साथ ही जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एमके स्टालिन ने ये कहा कि देखिए 1973 में परिसीमन हुआ था, 1971 में जनगणना हुई थी
और 1971 की जनगणना के आधार पर ही 1973 में परिसीमन हुआ और जिसमें सीटें बढ़कर 543 हो गई। जो अभी मौजूदा समय में है वो तभी की बढ़ी हुई। अगर इसका एक पूरा आंकड़ा आप देखना चाहें तो 1951 में जनगणना हुई थी, 1952 में फिर परिसीमन हुआ और जिसमें सीटें बढ़ी। उसके बाद 1961 में जो है फिर से जनगणना हुई और 1963 में फिर से परिसीमन हुआ। अब इस तरह से जो है पूरा आंकड़ा वो बढ़ता चला गया। 1952 में जो है 492 सीटें हुई और फिर 1963 में जो है 522 हुई। उसके बाद 1971 में जनगणना होती है, 1973 में परिसीमन होता है और आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 543 का। उसके बाद इसको टाल दिया गया कि इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए टाला कि ये परिसीमन अब तब तक नहीं होगा जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर लेते, नियंत्रण नहीं कर लेते, कंट्रोल नहीं कर लेते। 2000 तक के लिए उसको टाल दिया गया, यानी कि सन 2000 तक के लिए। सन 2000 के बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 2026 तक के लिए टाल दिया उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। और अब ये मांग की जा रही है जेएसी के द्वारा कि इसको 25 साल और आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2055-56 में जाकर आप परिसीमन कीजिए। साथ ही एमके स्टालिन ने इस बैठक में एक बड़ी बात यह भी कही कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में खड़े हैं, निष्पक्ष तरीके से कीजिए। अब इसका बड़ा मुद्दा ये देखिए, अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं वो बढ़कर लगभग 128 सीटें हो जाएंगी। बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की अभी, वो बढ़कर 70-75 के आसपास पहुंच जाएंगी। इसी तरह से सभी राज्यों में कम से कम 20, 25 या 30 सीटें बढ़ेंगी या ज्यादा बढ़ेंगी। यह मानकर चलिए कि 1/3 तो बढ़ेंगी। लेकिन साउथ में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साउथ में अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहां जनसंख्या को नियंत्रण किया गया, उसको कंट्रोल किया गया और एमके स्टालिन ने यही कहा कि साउथ के राज्यों ने शिक्षा पर काम किया है, सामाजिक कार्यों पर काम किया है, स्वास्थ्य पर काम किया है और जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है। जबकि नॉर्थ के प्रदेशों में ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, बिहार में बढ़ी, राजस्थान में बढ़ी, गुजरात में बढ़ी, बाकी सभी राज्यों में बढ़ी। तो ऐसे में यहां जो सीटों का परिसीमन होगा तो वो ज्यादा होगा। अब ऐसे में अगर लोकसभा में पहुंचेंगे तो सोचिए, उत्तर प्रदेश से तो 128 लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन केरल से जो है अगर परिसीमन होता है तो 36 लोग पहुंचेंगे। तो उनका यह कहना है कि हमारी आवाज कम हो जाएगी, हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और ऐसे में हमें नुकसान होगा, हमारे लोगों को नुकसान होगा, उनकी आवाज उठाने में नुकसान होगा। इसीलिए उनका यह कहना है कि इसके लिए कोई रास्ता ऐसा खोजा जाए कि अनुपात बराबर का रहे, कम ज्यादा का ना रहे। अब जैसे कर्नाटक में 28 है तो 36 हो जाएंगी, यानी कि 7 से 8 सीटें बढ़ेंगी। तेलंगाना में 17 है, बढ़ी तो 20 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 है, बढ़ी तो 28 हो जाएंगी, यानी कि 3 सीटों का फर्क। तमिलनाडु में अभी 39 है, 41 हो जाएंगी, यानी कि 2 सीटों का फर्क। केरल में जो है 20 सीटें अभी हैं, वहां 19 हो जाएंगी, मतलब 1 सीट घट जाएगी और ऐसे में यह बड़ा नुकसान है। अब इसीलिए सोचिए कि वक्फ बिल को जो लाया जा रहा है, तो क्या बीजेपी यही सोच रही है कि अगर परिसीमन के बाद भी या बिना परिसीमन के भी अगर उत्तर भारत का ही पूरा वोट ध्रुवीकरण के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर अगर उसको मिल जाता है तो बीजेपी आसानी से जीतती रहेगी, साउथ से उसे उतना मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या इसी आधार पर वक्फ बिल को भी लाने की कोशिश की जा रही है? और इसी बैठक में पी विजयन ने यह कहा था कि ये जो परिसीमन की तलवार है ये हमारे सर पर लटक रही है। पी विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा सिर पर लटकती तलवार के जैसा है। बीजेपी ने बिना किसी से चर्चा किए परिसीमन पर अपना कदम आगे बढ़ा दिया और परिसीमन के खिलाफ हम नहीं हैं, निष्पक्ष परिसीमन के समर्थन में, ये स्टालिन ने कहा। तो यानी कि सीधी सी बात है, बीजेपी क्या साउथ को हटाना चाहती है? और जैसे अभी नई शिक्षा नीति को आपने देखा ही कि हिंदी को लेकर बड़ा बवाल हुआ साउथ में कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। वो कह रहे हैं कि ऑप्शनल रखिए, अनिवार्य मत कीजिए हिंदी को। लेकिन सवाल यहां और बड़ा ये है कि
आखिर परिसीमन का फिर क्या आधार बनेगा? जनसंख्या के आधार पर नहीं होगी तो कैसे होगी? ये एक बड़ा सवाल है। वक्फ बिल को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, तो उसमें क्या बीजेपी जिन बातों को बता रही है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जो वो कह रही है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, हम जो संशोधन कर रहे हैं उससे और बेहतर होगी चीजें, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? या बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है? और अगर 845 या 48 सीटें हो जाती हैं लोकसभा की, तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, ये भी आप बताइए। और जेएसी की जो 22 मार्च को बैठक हुई, उसके बाद अब आगे क्या होता है, क्या रणनीति वो तय करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।